मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में नहीं जानते या ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में आपके पास कोई डाउट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या एक ट्रिपल टी डायग्राम एक नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में, जो कि इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ट्रिपल टी डायग्राम एक नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम है। और अगर आप मेरा आयरन कार्बन डायग्राम वाला पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसी बातें करने वाला हूं जो उस वीडियो से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा था, कई तरह के फॉर्म्स में वहां पे आयरन प्रेजेंट था, जैसे कि अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन, गामा आयरन, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट। लेकिन तीन ऐसे फॉर्म है आयरन के जो आपको एक आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं दिखाई देंगे। वह तीनों फॉर्म आपको सिर्फ एक ट्रिपल टी डायग्राम में दिखाई देंगे, यानी कि मर्टेनसाइट, बैनाइट और पियरलाइट। टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में बताता है कि कब किस स्टील अलॉय का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पियरलाइट में, बैनाइट में या मर्टेनसाइट में। अगर हम एक आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो उस केस में स्टील अलॉय से हमें कौन सा अलॉय मिलेगा, कौन सा आयरन का फॉर्म मिलेगा, उस बारे में हमें एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बताता है। जैसे कि अगर आप ऑस्टेनाइट को स्लोली कूल करेंगे तो आपको कूलिंग प्रोसेस के एंड में पियरलाइट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप फास्ट क्वेंचिंग करेंगे, फास्टली कूल करेंगे ऑस्टेनाइट को, तो आपको मर्टेनसाइट देखने को मिलेगा। तो ये टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में बताता है कि किस टेम्परेचर में और किस रेट से अगर हम कूलिंग करेंगे तो उस स्टील अलॉय का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह चेंज होगा, इस बारे में हमें एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बताता है। तो ऑस्टेनाइट के एक सैंपल को लेके उसे हीट करके, उसे कूल करके, अलग अलग उसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके इस ग्राफ में प्लॉट किया गया है। तो हम एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बताता है कि किस टेम्परेचर में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, किस टेम्परेचर में ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो रहा है, और हमें साथ साथ उस ऑस्टेनाइट का कितना परसेंट फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, ये भी हमें एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बताता है। मेरे बगल में आप एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें जो एरिया है जो लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है उसे हम ऑस्टेनाइट रीजन बोलते हैं। कूलिंग कर्व्स बने हुए हैं, दो सी के आकार के कर्व्स आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। और इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हैं कि ऑस्टेनाइट जो है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अनस्टेबल रहता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ऑस्टेनाइट हमेशा स्टेबल रहता है। इसलिए डायग्राम में जो अपर लिमिट है टेम्परेचर की वह है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो ऑस्टेनाइट का है, क्योंकि उसके नीचे ही ऑस्टेनाइट अनस्टेबल रहता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है पियरलाइट में, बैनाइट में या फिर मर्टेनसाइट में। वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब जो आप मेरे बगल में ग्राफ देख रहे हैं ये आपको उस टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का अपर हाफ शो करता है। और इस फिगर को देख के हमें समझ में आता है कि ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर जैसे ही लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाता है वह अनस्टेबल होना चालू हो जाता है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक कूलिंग रेट चूज करेंगे तो हम तय कर सकते हैं कि ऑस्टेनाइट का कितना ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। 50% ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है या हमें 100% ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमें उस ऑस्टेनाइट से क्या चीज बनानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कौन सी कूलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर कूलिंग रेट बहुत स्लो रहती है जैसे कि एनीलिंग प्रोसेस में होता है तो जो ये कूलिंग कर्व है ये दोनों सी से पास होते हुए जाएगा, यानी कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन एरिया से पास होते हुए जाएगा और आपको ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन पियरलाइट में होते हुए देखने को मिलेगा। और आपका जो ऑस्टेनाइट है वो 100% पियरलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप स्लो कूलिंग प्रोसेस करते हैं तो ऑस्टेनाइट पूरी तरह से पियरलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बीच में जहाँ 50% ऑस्टेनाइट है वहां तक उस प्रोसेस को लाके एकदम तेजी से अगर क्वेंच कर देंगे तो आपको जो फाइनल फॉर्म मिलेगा वह 50% ऑस्टेनाइट और 50% पियरलाइट रहेगा। यानी कि ऐसी कुछ कूलिंग रेट्स हैं जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 50% ऑस्टेनाइट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और 50% पियरलाइट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब आप जो मेरे बगल में फिगर देख रहे हैं इस फिगर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा आपको वह हायर कूलिंग रेट्स में होगा। यानी कि ऑस्टेनाइट को जब आप एकदम स्लोली कूल करेंगे और वो एक कांस्टेंट लाइन बनाते हुए उस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के थ्रू पास होते हुए निकलेगी तो आपको 100% पियरलाइट मिलेगा। लेकिन अगर आप एकदम रैपिड कूलिंग करेंगे
और अगर आप इतनी तेजी से टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मटेरियल का कि जो ग्राफ बन रहा है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के अंदर जाए ना, उससे बाहर से उसके राइट तरफ से होते हुए निकल जाए, तो जितना भी ऑस्टेनाइट है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मर्टेनसाइट में। यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो आपको टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में टाइम दिखा रहा है, यानी कि आप इतने तेजी से ठंडा किए हैं कि जो कूलिंग कर्व है उसके राइट तरफ से ही आपका ऑस्टेनाइट की लाइन नीचे चली गई और वो सीधे कन्वर्ट हो गया 100% मर्टेनसाइट में। अगर आप थोड़ा धीरे कूल करते, कूलिंग की टाइम बढ़ा देते, तो आप देखते कि फिर ऑस्टेनाइट का कूलिंग ग्राफ यह दोनों सी से क्रॉस होता और उसके बाद आपको एंड में 100% पीयर लाइट मिलता। अब मेरे बगल में जो आप फिगर देख रहे हो उसमें जो दो लाइंस है ए और बी, ये दोनों लाइंस एक रैपिड कूलिंग प्रोसेस को शो करती है। तो इस केस में मैं बोलता हूँ जो कर्व ए है, जो कर्व ए के थ्रू जो कूलिंग हो रही है उसमें ज्यादा डिस्टॉर्शंस रहेंगे और उस मटेरियल में ज्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे। अगर जो कूलिंग कर्व है वह इस ए वाले कर्व को फॉलो करेगा, अगर वही मटेरियल अगर एक बी कूलिंग कर्व को फॉलो करेगा तो उसमें लेस इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और लेस डिसलोकेशंस होंगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। लेकिन आखिरी में ये दोनों कर्व के एंड में आपको ऑस्टेनाइट से टोटली मर्टेनसाइट ही मिलेगा, यानी कि दोनों ही केसेस में 100% ऑस्टेनाइट से आपको 100% मर्टेनसाइट मिलेगा। इस जो ग्राफ में जो कूलिंग कर्व जो बी है, जो बी कूलिंग रेट है, उसे हम क्रिटिकल कूलिंग रेट कहते हैं, जो कि इस टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का जो सी है, फर्स्ट सी है, उसको जस्ट टच करते हुए उसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हुए ये क्योंकि पास हो रही है। तो एक क्रिटिकल कूलिंग रेट वो कूलिंग रेट होती है जहां पे आपको ऑस्टेनाइट से 100% मर्टेनसाइट मिल जाएगा, लेकिन जो मटेरियल है उसमें बहुत कम डिसलोकेशन होंगे और इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। यानी कि वो एक स्पेसिफिक कूलिंग रेट है, इतने ही टाइम में आपको उसको ठंडा कर देना है ताकि वो 100% मर्टेनसाइट तो बन जाए, लेकिन उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस उस मटेरियल में प्रोड्यूस ना हो। अगर आप इससे और जल्दी उसे ठंडा कर देंगे तो 100% मर्टेनसाइट तो बनेगा, लेकिन वहां पे उस मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे। और अगर आप एकदम धीरे कूल करेंगे और अगर गलती से ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से होते हुए निकल गया तो आपको पीयर लाइट ही मिलेगा। मेरे बगल में अब जो आप फिगर देख रहे हो उस फिगर में देख सकते हैं कि जो रैपिड क्वेंचिंग प्रोसेस है वो उसको इंटरप्ट कर दिया गया है बीच में, यानी कि वहां पे अचानक से कूलिंग रेट को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया गया है और उसे तब तक डिक्रीज कर दिया गया जब तक वो बैनाइट वाले एरिया में ना पहुंच जाए, बैनाइट वाले रीजन में ना पहुंच जाए। उसके बाद फिर उसकी अगर आप रैपिड कूलिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट 100% बैनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बैनाइट मर्टेनसाइट जितना हार्ड नहीं रहता। और इस ग्राफ में जो कूलिंग रेट डी रिप्रेजेंट हो रही है उसकी कूलिंग रेट के कारण कम डिसलोकेशंस होंगे और कम इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे इस मटेरियल बैनाइट के फाइनल फॉर्म में। अब जो आप मेरे बगल में फिगर देख सकते हैं इसमें हम एक स्लो कूलिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो फर्नेस में जिस तरह कूलिंग होती है उस प्रोसेस को हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी टाइप की प्रोसेस को हम एनीलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और इस प्रोसेस में पूरा मर्टेनसाइट 100% मर्टेनसाइट 100% पीयर लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह कूलिंग कर्व इस ऑस्टेनाइट और पीयर लाइट वाले ट्रांसफॉर्मेशन जोन के बीच से पास होता है, जैसे कि आप मेरे बगल के फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में जो आपको कूलिंग कर्व ई दिख रहा है वह कूलिंग रेट इतनी फास्ट नहीं है कि आपको 100% मर्टेनसाइट दे, और आप ये इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं अब एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को देख के। और क्योंकि ये कूलिंग रेट ई इस नोज को टच होते हुए पास नहीं हो रही है, इसलिए ऑस्टेनाइट से 50% ही ट्रांसफॉर्म होगा पीयर लाइट में। लेकिन ये जो कूलिंग कर्व है यह सीधे मर्टेनसाइट जोन में जा रहा है, इसलिए 50% जो ऑस्टेनाइट है वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 50% मर्टेनसाइट में और बाकी आपको 50% पीयर लाइट उस मटेरियल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही था एक टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, यानी कि ये डायग्राम आपको बताता है कि ऑस्टेनाइट को आपको किस रेट से कूल करना है कि आपको एक मर्टेनसाइट मिले या फिर आपको एक पीयर लाइट मिले, या फिर आपको बैनाइट चाहिए तो उसके लिए आपको किस रेट से कूलिंग करनी पड़ेगी ऑस्टेनाइट की। अगर आप स्लो कूलिंग प्रोसेस अपनाएंगे, बहुत धीरे धीरे कूल करेंगे, फर्नेस कूलिंग प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको ऑस्टेनाइट से सीधे पीयर लाइट देखने को मिलेगा। अगर आप एक फास्ट कूलिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करके बीच में स्लो कर देंगे और उसके बाद उसे बैनाइट रीजन तक खींचेंगे, उसके बाद आप या उसे फास्ट कूल करें या स्लो कूल करें, वो फाइनल फॉर्म में आपको बैनाइट ही देगा।
और अगर आप बहुत ही फास्ट कूलिंग करते हैं तो ऑस्टेनाइट सीधे मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जो कूलिंग कर्व आएगा वह इस डायग्राम के ट्रांसफॉर्मेशन एरिया होके गुजरेगा नहीं, वह ट्रांसफॉर्मेशन एरिया के राइट तरफ से होके ही निकल जाएगा। तो इस तरह से यह ट्रिपल टी डायग्राम ऑस्टेनाइट के अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, किस टाइमिंग में कन्वर्ट होता है, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यह ट्रिपल टी डायग्राम हमें बताता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में सब चीज समझ में आ गया होगा और आपके जो डाउट्स होंगे वह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो डाउट्स होंगे वह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।